हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू प्रथम बायोलॉजी क्लासेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके। मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। बच्चों देखो, अभी से ही लिखने का प्रैक्टिस करो। ओके, क्योंकि देखो ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको चीज़ें याद भी रखनी होगी, प्लस आपको चीज़ें को लिखने भी आना चाहिए। राइट। क्योंकि आप जब एग्जाम में जाओगे तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि और जब दिमाग में रहेगा तभी तो आप लिख पाओगे ना। तो इसे आपको लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करना है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर मुझसे पूछें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके पूछें। ठीक है, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में हमें कौन सा आगे टॉपिक पढ़ना है। बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने देखा था एटीपी के बारे में, हम पढ़ चुके थे कि एटीपी क्या होता है। राइट, और इसमें से एनर्जी कितना निकलता है। राइट, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है ज़रा। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का तो रिक्वायरमेंट है ही, और जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उन्हें इस बात को कंफर्म करना पड़ता है कि उनके बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफिल कर सकें। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट है उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, तो स्टोमाटा के थ्रू होता है। एंड द लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। और जो उनके सेल्स के बीच में जो बड़े बड़े स्पेसेस पाए जाते हैं, ये देखो इस वर्ड को समझो जरा कि द लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहने का क्या मतलब है कि ये मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, तो इन दो सेल के बीच में जो ये स्पेस पाया जा रहा है इसे आप क्या कह रहे हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, तो एक वर्ड तो है इंटरसेल्यूलर, ठीक है, इंटर मतलब बीच में, ठीक है। एक वर्ड होता है इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इंट्रासेल्यूलर का मतलब होता है सेल के अंदर, ठीक है। इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब बीच में, ठीक है, इस चीज को क्लियर करके रखना। तो द लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। तो जो लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि सभी सेल्स जो हैं वो हवा के कांटेक्ट में रहें। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है वो इनमें कैसे एक्सचेंज होता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप पढ़ चुके हैं 9th में डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको पता होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो ये जो सेल है एक, इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ओके, आगे देखें। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इन द एयर। ठीक है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही जो एयर है उससे सेल से बाहर निकलता है और फाइनली एटमॉस्फेयर में जाता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। द डायरेक्शन ऑफ diffusion depends upon the environmental condition and the requirements of the plant। ठीक है, अब उसका जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन का, कि डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि प्लांट का रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होगा कहने का क्या मतलब है, तो डिफ्यूजन इसका मतलब ये है कि अब जैसे ये सेल है, ठीक है, मान लो बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, अब सभी सेल का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, सभी सेल का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। तो अब डिफ्यूजन इस तरह से होते हुए जाएगा, ठीक है, या इस तरह से होते हुए जाएगा, या इस तरह से होते हुए जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये डिपेंड करता है कि प्लांट का रिक्वायरमेंट क्या है।
ठीक है। At night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. इस लाइन को नोट कर लो कि जब रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, राइट, रात के समय में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, सो उस टाइम पे होता क्या है कि उस टाइम पे प्लांट CO2 को रिलीज करता है, ठीक है। CO2 एलिमिनेशन मतलब रिलीज करना इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो सबसे बड़ा जो उस समय प्लांट का काम होता है वह होता है CO2 को रिलीज करना। इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्लांट जो है वो CO2 रिलीज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो दिन के समय में तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन दिन के समय भी प्लांट भी CO2 जनरेट करते हैं, लेकिन उसे यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि आप जानते हैं CO2 फोटोसिंथेसिस का क्या है, रॉ मटेरियल है। Hence there is no CO2 release, इसलिए दिन में CO2 रिलीज नहीं हो पाता है। Instead ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन में सबसे ज्यादा क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced, ठीक है। तो एनिमल्स जैसे जैसे इवॉल्व हुए, राइट, समझो, एनिमल्स जैसे जैसे इवॉल्व हुए तो उनमें भी अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो है वो बने, ठीक है। क्यों, ताकि उनके बॉडी का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन के जिस अमाउंट का रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफिल कर सकें, राइट। और जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए बाहर, उसके लिए भी एक मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए भी वैसा ही एक ऑर्गन चाहिए। तो इसके लिए धीरे धीरे एनिमल्स में वो ऑर्गन डेवलप हुए, इवॉल्व हुए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो जमीन पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है, इनहेल कर सकते हैं। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो इस लाइन को याद रखना कि जो अंडरग्राउंड, सॉरी, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो उन्हें ऑक्सीजन मिलता है कि पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, उसे वो यूज करते हैं। ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए कि पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। तो अब देखो, अगर अपने एटमॉस्फेयर से तुलना करें तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, कंपैरेटिव टू लैंड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, बल्कि पानी में बहुत कम है। ओके, अच्छा, आगे देखते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। देखो, वही बात कहा जा रहा है कि पानी में जो अमाउंट डिजॉल्व है ऑक्सीजन का वो बहुत कम है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है, यानी कि जो सांस लेने का जो रेट है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फास्ट होता है, ज्यादा होता है, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, राइट। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, ठीक है, फिशेस जो है वो वाटर को अपने माउथ से इनटेक करते हैं, राइट, and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood, ठीक है। तो ये दो जो लाइन है आपका, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फिश है वो कैसे ब्रीथ करती है। तो जो फिश है वो क्या करती है कि वाटर को अपने माउथ से
लेती है, ठीक है, और फाइनली उसको वो पुश करती है टुवर्ड्स द गिल्स, है ना, और वहां गिल्स का काम है कि पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे वो वहां से ले लेती है, ठीक है। गिल्स में आपका कैपिलरीज का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और फिर एक मैकेनिज्म है, ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां से फिर वो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे वो यूज कर लेती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे वो यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास क्या है, लंग्स है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere, ठीक है। इस बात को याद रखना कि all these organs have a structure that increases the surface area। तो ये जो ये जो organs हैं, ठीक है, जो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनका जो सरफेस एरिया होना चाहिए ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका जो सरफेस एरिया है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो उनके बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग होता है कि उसका रिक्वायरमेंट कैसा है उसके बॉडी का, which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, ठीक है, और उसी सरफेस से आपके ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना होता है। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। और ये जो सरफेस है ये बहुत ही फाइन होता है, पतला होता है और डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहाँ प्लेस होता है, बॉडी के अंदर। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो चूंकि ये नाजुक है ना, तो ये बॉडी के अंदर फिट है और वहां तक हवा को पहुंचाने के लिए कुछ रास्ता भी होना चाहिए, है ना, तभी तो हवा वहां तक पहुंच पाएगा। It is usually placed within the body, so there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो यहाँ तक पहुँचने के बाद फाइन, यहाँ तक पहुंचने के बाद अब जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो तो फाइनली आपका उस फाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच गया और वहां से फिर उसे कहाँ ट्रांसफर होना है, आपके ब्लड में ट्रांसफर होना है, सो दैट कि जहां जहां आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वहां पे उसे पहुंचाया जा सके। तो एक मैकेनिज्म है जिससे कि जो ऑक्सीजन है या जो एयर है उसे हमारे पूरे बॉडी में जहां जहां जरूरत है वहां वहां पहुंचाया जाता है। इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है। In human beings, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. Okay, तो नॉस्ट्रिल ये जो हमारा ओपनिंग है, ठीक है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो यहाँ से हम एयर को अंदर लेते हैं और जैसे ही आप अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो आप अंदर जो आप रास्ता देखते हैं इसे हम कहते हैं नेजल पैसेज। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, नेजल पैसेज। और वहां पे आपको क्या मिलेगा, बहुत फाइन हेयर्स मिलेंगे, ठीक है। उनका काम क्या है कि एयर को फिल्टर करना, राइट, उनका काम है एयर को फिल्टर करना। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो अब आप इसकी लाइनिंग की बात हो रही है, ठीक है। ये अगर मैं मान लो आपको दिखाऊं, ये क्या है, वो ओपनिंग है नॉस्ट्रिल और ये अंदर की तरफ ये खुल रहा है, ये रास्ता है। अब इसका जो लाइनिंग है, ठीक है, मतलब बात की जा रही है कि ये इसका इंटरनल कवरिंग कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत फाइन हेयर्स मिलेंगे, ठीक है। अंदर में क्या मिलेगा, फाइन हेयर्स, जिसका काम है फिल्टर करना। और उसमें कौन हेल्प करता है, तो म्यूकस, ठीक है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसी से इसका लाइनिंग होता है।
फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स, और फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, थ्रोट गले के पास से होते हुए निकलेगा और सीधा लंग्स में जाएगा। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप थ्रोट में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका पोर्शन है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, कुछ इस तरह के रिंग्स पाए जाते हैं सी शेप के, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। दीज इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये जो रिंग्स है इसका काम क्या है कि ये पूरे उस पैसेज को पूरा स्ट्रिक्ट करके रखता है, सो दैट कि वो टूटे नहीं। अब चूंकि ये तो बहुत ही जो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं रहे तो ये कभी भी टूट जाए, क्योंकि हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, अलग अलग तरह के काम करते रहते हैं, तो अगर इसे कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा तो इसके टूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए इस स्ट्रक्चर को एक रिजिड बनाने के लिए, ठीक है, ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग इसमें लगे हुए होते हैं, जो कि इसे स्ट्रेट रहने में हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा, अब जरा हम यहाँ देख लेते हैं मोर टू नो में क्या बताया गया है। देखो, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, ईटीसी, ठीक है। सो आई होप आप लोग इससे बहुत ही आपको मालूम होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो टोबैको आप जानते हैं कि किसी भी तरीके से टोबैको का जो यूज़ है वो कैसा है, हार्मफुल होता है। यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लिवर, ठीक है। तो टोबैको को यूज करने से आपके टंग, लंग्स, हार्ट और लिवर इन्फेक्ट होते हैं, खराब होते हैं। स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स, ठीक है। जो स्मोकलेस टोबैको होते हैं उनके कारण मेजर हार्ट अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, ठीक है। पल्मोनरी डिजीज, देखो पल्मोनरी डिजीज मतलब लंग्स की डिजीज के बारे में कहा जा रहा है। एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, और कई दूसरे प्रकार के कैंसर्स को ये जन्म देता है। देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर, ठीक है, ओरल कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। एंड इन इंडिया, ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमें किसी भी तरीके के टोबैको के सेवन से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वी शुड जस्ट से नो टू देम, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लंग्स का स्ट्रक्चर है इसे हम देखेंगे, इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, टिल देन, गॉड ब्लेस यू।